So guys, what's up? Welcome back to the channel and here is a separate video for ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एक छोटू सा टॉपिक है, देन आई डिसाइडेड कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके डाल देते हैं सो दैट इट विल हेल्प यू आउट। थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों को, तो एक काम करते हैं, इसकी एक अलग से वीडियो बना लेते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ ये छोटू सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और बहुत जल्दी डिस्कस हो जाएगा, तो तुमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलो सर, एक बार बताओ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने तो तीन ही सुने हैं, एक मेन बोर्ड होता है, एक एसएमई होता है और एक क्या बोलते हैं, आईजीपी होता है। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहां से आ गया? ये भी एक प्लेटफॉर्म ही होता है, किसका? एक स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। आप नाम सुन रहे हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बट दैट इज नॉट कि सेपरेट एक स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज जस्ट अ सेगमेंट, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज। तो हमको एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं मेन बोर्ड के बारे में। आप जितना आईसीडीआर वगैरह सब कुछ पढ़ते हो, उसमें मोरलेस आप सारी चीजें किसके लिए पढ़ते हो? मेन बोर्ड के लिए पढ़ते हो। तो आपको ये तो पता ही है सर, मेन बोर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, लिस्ट होती हैं। तो सर मेन बोर्ड का मतलब जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जब वो इशू लेकर आती हैं तो उनको लिस्टिंग करवानी होती है, वो मेन बोर्ड पर लिस्ट होती हैं। उसके लिए पहले उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल होता है सभी को, एप्लीकेशन होती है, आईपीओ रजिस्ट्रेशन, 10 चीजें होती हैं। और अगर आप अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज वगैरह को इशू लेकर लिस्ट करवाना चाहते हो, अच्छा ये सब करोगे नॉर्मल इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट कराओगे तो आईसीडीआर लगता है। और अगर आप एनसीडी वगैरह को लाकर लिस्ट कराना चाहते हो, देन यू हैव टू गो विद द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021, राइट। फिर उसके बाद मैंने बोला एसएमई प्लेटफॉर्म क्या होता है। अब ये ध्यान से समझना, एसएमई प्लेटफॉर्म में बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म और एनएससी का जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हमको उन दो के बारे में पढ़ना है। बीएससी का जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बोला उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहला, इट शुड बी अ कंपनी। वहां पर कौन लिस्ट हो सकता है सर? जो कंपनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वही लिस्ट हो सकती है, उसके अलावा कोई लिस्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको बीएससी के एसएमई पर लिस्ट होना है तो यू मस्ट बी अ कंपनी, फर्स्ट। सेकंड, आपकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 25 करोड़, मतलब कि 25 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए आपकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। और यहां पर पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान में रख के चलना। फिर उसके बाद बोलते हैं आपकी जो नेटवर्थ है एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। और आपकी नेट टैंजिबल एसेट एटलीस्ट शुड बी 1.5 सीआर, तो आप क्या हो सकते हो? वहां पर लिस्ट हो सकते हो। ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। पर अगर मान लो ये कंपनी अभी अभी बनी है, पहले तो ये कोई पार्टनरशिप फर्म थी या कोई एलएलपी थी और कन्वर्जन होकर अब कंपनी बना है, तो जब आप वो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी थे, वो वाला पीरियड भी आपका इसी में काउंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए किस चीज का? ऑपरेशन का, फॉर एटलीस्ट 1 फुल फाइनेंशियल ईयर एंड ऑडिटेड फॉर 1 फुल फाइनेंशियल ईयर। और या फिर अगर मान लो ये सारी स्थिति नहीं हो पा रही, अगर आपका ऐसा कुछ भी सीन नहीं बन रहा, तो फिर एक काम कर सकते हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है 3 साल का, तो जो प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए आप आईपीओ वगैरह लेकर आ रहे हो, दैट शुड बी अप्रेज्ड, यानी कि उसका अप्रेजल, इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। एंड इट शुड बी फंडेड बाय नाबार्ड, सिडबी, बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड एप्लीकेंट कंपनी जो लिस्टिंग चाह रही है उसका एटलीस्ट वही 1 फुल फाइनेंशियल ईयर का तो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 3 का नहीं भी, एटलीस्ट यू मस्ट बी फंडेड बाय द बैंक। अगर बैंक ने आपको फंडिंग कर रखी है तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एलएलपी या जो भी आप पहले जो भी थे, अभी आप कंपनी बने, उनके जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 2 आउट ऑफ 3 लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फॉर द एप्लीकेशन डेट, प्रोवाइडेड द कंपनी शुड हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 1 फुल फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन डेट। जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो लिस्टिंग के लिए, उससे पिछले 1 साल में एटलीस्ट कंपनी को क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके बाद बोलता है जो कंपनी यहां पर लिस्टिंग कराने जाएगी, where the project has been appraised by banks वगैरह, and it shall have positive operating profit from operation in 1 full preceding financial year। सिंपली बोलना चाह रहा है, अगर आपका बैंक फंडिंग वाला केस है, बैंक ने फंड कर रखा है, ये वाले तरीके से आप लिस्टिंग करवा रहे हो, तो भी आपका कम से कम 1 फुल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, यानी लॉस नहीं होगा, पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। लीवरेज रेशियो जो है आपकी वो 3:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट हाउएवर अगर फाइनेंस कंपनी है तो उसको कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, यानी कि उसकी लीवरेज रेशियो थोड़ी हाई भी होगी तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट की जा सकती है। बट नॉर्मल कंपनीज के लिए 3:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपकी ट्रेडिंग वगैरह सस्पेंड नहीं हुई होनी चाहिए। नो रेगुलेटरी एक्शन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग against the promoter or company promoted by the promoters or any stock exchange by any stock exchange having nationwide trading terminals। जिन स्टॉक एक्सचेंज के नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजेस पे प्रमोटर या फिर ऐसी कंपनीज जिनको प्रमोटर्स ने प्रमोट किया है, वो वाली कंपनीज की ट्रेडिंग सस्पेंडेड नहीं होनी चाहिए। और क्या बोल रहा है? प्रमोटर्स और डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रमोटर, डायरेक्टर
ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टेड कंपनी बाय द एक्सचेंज। अगर मान लो किसी कंपनी को कंपल्सरी डिलिस्ट किया गया था, उस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर उधर प्रमोटर डायरेक्टर है तो फिर आपकी कंपनी लिस्ट नहीं हो पाएगी। एंड डायरेक्टर शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड और डिबार्ड बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। डायरेक्टर को किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा डिबार मार्केट से नहीं किया होना चाहिए। डिफॉल्ट की बात अगर हम करें तो सर कोई भी पेंडिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेमेंट वगैरह का। और अगर आपने पिछले 1 साल में नाम चेंज करा है तो आपका 50% रेवेन्यू उस नए वाले नाम से आना चाहिए। और अदर रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या पूरी करनी पड़ेंगी, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। अब आपको ऑनलाइन शेयर्स ट्रेड करवाने तो आपका डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। पिछले 1 साल में प्रमोटर चेंज नहीं हुआ होना चाहिए। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुआ होना चाहिए। और नेटवर्थ कंप्यूटेशन जो होगी वो सेबी आईसीडीआर के हिसाब से होगी। कंपनी हैज नॉट बीन रेफर्ड टू द एनसीएलटी अंडर आईबीसी, कंपनी को आईबीसी में एनसीएलटी को रेफर ना किया गया हो, मतलब बेसिकली बेकार कंपनी नहीं होनी चाहिए। एंड देयर इज नो वाइंडिंग अप पिटीशन अगेंस्ट द कंपनी व्हिच हैज बीन एडमिटेड बाय द कोर्ट। और कुछ भी ऐसा कोर्ट के सामने वाइंडिंग अप पिटीशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। देन आई विल कम टू एनएससी एमर्ज। व्हाट इज एनएससी एमर्ज? एनएससी एमर्ज इज आल्सो एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म, बट इसने नाम रख दिया बस, क्या, एनएससी एमर्ज। और ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है NSE Emerge platform. Emerge offers emerging businesses a new and viable option for raising equity capital from a diversified set of investors in an efficient manner. सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, ये भी एसएमई प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी छोटी कंपनीज आएंगी, वो लोग इशू लेकर आएंगे और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। These companies have the potential to unlock value and emerge on a bigger stage. हाँ ठीक है। Emerge can play the critical role of significantly improving the access to risk capital for emerging company. अब जो नई नई कंपनीज emerge हो रही होती हैं उनमें थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है। स्टिल यहां पर इन्वेस्टर क्या कर सकता है, एक अर्ली स्टेज पे उस emerging कंपनी में पैसे डाल के क्या कर सकता है, अपनी कैपिटल को ग्रो करवा सकता है। एट द सेम टाइम द प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद द एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन प्रॉमिसिंग एसएमई एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। मैंने बोला ना, दोनों के लिए एडवांटेज है, कंपनी के लिए भी फायदा है कि कंपनी को जो है यहां पर मेन बोर्ड पे ना जाके यहां पर आकर उसको फंडिंग मिल जाएगी, और जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करवा के कल को उनकी कैपिटल में उनका बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। इट ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द एमर्जिंग बिजनेस एंड उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर उसके बाद अपन आते हैं आईजीपी पे। अब आईजीपी क्या बोलता है सर? एक बार ये डिफरेंस भी देख लेना। इसकी पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, या एमर्ज की 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। यहां पर मेन बोर्ड की जो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है शुड नॉट बी लेस देन 10 सीआर। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटी 50, यहां पर 1000। यहां पर क्या स्टॉक एक्सचेंज आपको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे कुछ भी ऑब्जर्वेशंस देगा सर? यहां कौन देगा? स्टॉक एक्सचेंज। और यहां कौन देता है? सेबी। आईपीओ अंडरराइटिंग, यहां पर आपको 100% अंडरराइटिंग कराना पड़ेगा। 15% ऑफ द बुक्स ऑफ द मर्चेंट बैंकर, एंड यहां आपका मैंडेटरी हो जाएगा। मार्केट कैप, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईपीओ एप्लीकेशन साइज यहां 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। यहां आपका जो मिनिमम होता है वो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू शैल बी 10,000 से 15,000 के बीच में। और उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो पोस्ट इशू होती है यहां क्वार्टरली, हाफ ईयरली होती है, यहां क्वार्टरली होती है। मार्केट मेकिंग यहां मैंडेटरी होगी। मार्केट मेकिंग अपन ने समझाता हूं, मर्चेंट बैंकर बैठता है और डेली बेसिस पे बाय सेल करेगा, ठीक है। 3 साल तक उसको ड्रामेबाजियां करनी होती हैं, तो मार्केट मेकिंग मैंडेटरी होती है, बट यहां मार्केट मेकिंग मैंडेटरी नहीं होती है। फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊंगा, दैट इज आईजीपी। आईजीपी का मतलब क्या होता है सर? आईजीपी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पहले तो फुल फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद इस आईजीपी पे कौन सी कंपनी लिस्ट होती है सर? जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। सर व्हाट इज स्टार्टअप कंपनी? स्टार्टअप कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनीज विद द इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। यानी बेसिकली यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी और आईटी इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कि आप कुछ इनोवेशन काम कर रहे हो और आपको एक स्टार्टअप का दर्जा दे दिया जाएगा। अब जब आप स्टार्टअप बनोगे तो स्टार्टअप बनके आप क्या कर सकते हो? यहां पर लिस्ट हो सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, आपकी 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल शुड बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, कम से कम। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये थोड़ा सा अच्छे समझ के चलना। आपकी 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल जो है वो कम से कम 1 साल से कौन लोग होल्ड करते हो? पहला, क्यूआईबी होल्ड करता हो। दूसरा, आईजीपी इन्वेस्टर्स होल्ड करते हो। तीसरा, थर्ड वाले में काफी सारी चीजें हैं। पहला, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होल्ड करता हो, ठीक है। यह दूसरा, कोई ऐसी एंटिटी इन होल्ड करती हो जिस एंटिटी ने ये चारों कंडीशन पूरी की है। अब ये चारों कंडीशन समझ लो, इसमें थोड़ा तुमको ऐसा प्रॉब्लम हो रही कि ये क्या हो रहा है। एक ऐसी एंटिटी जिसका जो एक फंड है और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 150 मिलियन यूएस डॉलर है। एक ऐसा पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 150 मिलियन यूएस डॉलर, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा,
जिस कंट्री के आप हो उस कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये एंटिटी जिस कंट्री की है उस कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के साथ ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये एक ऐसी कंट्री की रेजिडेंट होनी चाहिए जिसका सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सिग्नेटरी होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप इसके मेंबर होने चाहिए, या फिर यू मस्ट बी अ सिग्नेटरी ऑफ बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बोर्ड। बोर्ड मतलब सेबी। मेरी बात समझो, थर्ड पॉइंट में समझाता हूं दोबारा। आपकी जो एंटिटी है वो एंटिटी का पूल, वो एक एंटिटी पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 150 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए कम से कम। आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर उस कंट्री के जिस कंट्री में आप रेजिडेंट हो। और तीसरी चीज क्या बोल रहा है, आप जिस कंट्री के रेजिडेंट हो उस कंट्री का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी होना चाहिए। मतलब वो एक मेंबर होना चाहिए, उसने साइन किया हो एक अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, बस इतना ध्यान रखना, IOSC, इसका सिग्नेटरी होना चाहिए जहां उसने मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हो। या फिर आपकी कंट्री, आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर बायलेटरल मेमोरेंडम जो हुआ साइन विद द सेबी उसका सिग्नेटरी होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का सिग्नेटरी होना चाहिए। आप उस कंट्री के रेजिडेंट होने चाहिए। और चौथी चीज, आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए जिसको FATF ने एक तरीके से ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट क्यों किया हुआ है, आपकी कंट्री को बोला हुआ है दैट यू आर हैविंग a strategic anti-money laundering or combating the financing of terror funding deficiencies to which counter measure apply। मतलब आपकी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर परफॉर्म ही नहीं कर रही है या फिर टेरर फंडिंग के काम पे ध्यान ही नहीं दे रही है। आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। मतलब FATF ने आपको उस डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं डाला होना चाहिए आपकी कंट्री को। अ jurisdiction that has made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed by FATF to address the deficiency। पहले तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, अब जो FATF ने एक्शन प्लान बना रखा है तुम उससे कमिटेड नहीं हो। अगर आपकी कंट्री ने ऐसी हरकतें कर रखी हैं और आपकी कंट्री को इसी वजह से FATF ने क्या कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। तो ऐसी लोगों के, ऐसी एंटिटी के पास भी 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल हो सकती है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज बिट टेक्निकल, बट एक दो बारी इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एंटिटी जो है, एक सपोज कर लो कोई एक पर्टिकुलर एक एंटिटी है, वो एंटिटी क्या नहीं होनी चाहिए, वो एंटिटी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज ध्यान में रखना। वो जो एंटिटी है सर, वो एक इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, 150 मिलियन डॉलर। दूसरी चीज मैंने बोला कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। आप जिस कंट्री के हो उस कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरी चीज मैंने बोला कि आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट होने चाहिए जो सिग्नेटरी हो इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। और चौथी चीज मैंने बोली, आप FATF के द्वारा जिन कंट्रीज को डिबार किया गया, एक तरीके से ब्लैकलिस्ट किया हुआ, आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। ये एंटिटी वहां से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रोपोर्शनल बेसिस पे दिया जाएगा। और फिर यहां पर वही आपका स्पिल ओवर अलाउड होगा। ये सेम पॉइंट आपका वहां पे भी लिखा हुआ था जब आपने ICDR में पढ़ा था लास्ट में। मिनिमम एप्लीकेशन साइज यहां 2 लाख रहेगा, उसके मल्टीपल में रहेगा। नंबर ऑफ अलॉटी शैल बी एटलीस्ट 50। तो ये कॉमन पॉइंट आपने वहां पे पढ़ लिए थे। अब मैं आता हूं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। सर व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज? सबसे पहले तो ये समझना कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कुछ भी नहीं है। इट इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। जिन स्टॉक एक्सचेंज के नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, ये बस उन्हीं का एक सेपरेट सेगमेंट है। और ये परमिट करता है कि इस पर NPO आकर रजिस्टर हो सकते हैं, यानी जो NPO कंपनीज हैं वो रजिस्टर हो सकती हैं और लिस्ट करवा सकते हो सिक्योरिटीज इशूड बाय द NPO। यानी NPO ने जो सिक्योरिटीज इशू की हैं उसके लिए आप लिस्टिंग करवा सकते हो। तो बेसिकली फॉर अ चैरिटी पर्पस। ठीक है, अब यहां पर सर क्या क्या कौन कौन लिस्ट हो सकता है? तो मैंने बोला NPO रजिस्टर हो सकता है। NPO की जो सिक्योरिटीज हैं उसको आप लिस्ट करा सकते हो, वहां से आप फंड्स रेज कर सकते हो। ठीक है, और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। अब ये क्या होता है ये अभी समझाता हूं। सोशल एंटरप्राइज किसको बोला जाता है सर? सोशल एंटरप्राइज का मतलब एक ऐसी एंटरप्राइज जो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए। अभी मेरी बात को समझना, अब क्या क्या एक्टिविटीज है, कुछ पॉइंट इसमें से पढ़ लेना, एक दो बार रीड कर लोगे ना तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो थोड़ा CSR टाइप वाले ही है। इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन वगैरह, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और LGBTQIA+ कम्युनिटीज को प्रमोट करना, या फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का, क्लाइमेट चेंज का ध्यान देना, उस पर काम करना, नेशनल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, जो आपकी हिस्टोरिकल चीजें उनको प्रोटेक्ट करना, उन सब की चीजों का ध्यान रखना, प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स,
नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट, इनके लिए प्रमोशन करना, ट्रेनिंग देना, सपोर्टिंग ऑफ इंक्यूबेटर ऑफ द सोशल एंटरप्राइजेस, सपोर्टिंग अदर प्लेटफॉर्म दैट स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम इन फंड रेजिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग लाइक ट्रेनिंग पर्सोनल, promoting livelihood for rural and urban poor including enhancing of income of small and marginal farmer, छोटे छोटे फार्मर की इनकम को हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, स्लम एरिया रीडेवलप करवाना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गए, या फिर फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू लैंड एंड प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है उनको लैंड वगैरह की एक्सेस दिलवाना, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंटरनेट एंड मोबाइल फोन एक्सेस, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, साइबर वाला काम, प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं उनका माइग्रेशन करवाना, एंड एनी अदर एरिया आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड यानी कि सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इनमें से कोई एक्टिविटीज में हो, इट मींस यू आर डूइंग अ सोशल एक्टिविटी। अब आगे समझना और क्या कंडीशन है। The social enterprise shall target underserved or less privileged population segment or region recording lower performance in the development priorities of central or state government। ये क्या बोल रहा है, सोशल एंटरप्राइज का मेन टारगेट कौन सा होना चाहिए, जहां पर ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट है। नहीं, आपका जो मेन एरिया होना चाहिए वो उन एरियाज में रहना चाहिए, टारगेट उन एरियाज में रहना चाहिए जो थोड़े से लेस डेवलप्ड है, जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको आप टारगेट करो, उनको आप केटर करो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक सोशल एंटरप्राइज को तभी बोला जाएगा सोशल एंटरप्राइज अगर वो इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करती है। सर कौन सा एक क्राइटेरिया, आपकी एंटरप्राइज का 67% रेवेन्यू कम से कम पिछले 3 साल में 67% जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो कहां से आना चाहिए, वो इन एलिजिबल एक्टिविटीज से आना चाहिए। एलिजिबल एक्टिविटीज बोले तो जो अभी ऊपर आपको लिस्ट पढ़ाई, आपका एवरेज 3 साल का जो रेवेन्यू है उसका एटलीस्ट 67%, आपके 3 साल का जो एवरेज रेवेन्यू है उसका एटलीस्ट 67% कहां से आना चाहिए, फ्रॉम दिस एलिजिबल एक्टिविटीज आना चाहिए। या फिर आपके पिछले 3 साल का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का 67% आपका एलिजिबल एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। या फिर आपका जितना कस्टमर बेस है उस कस्टमर बेस का एटलीस्ट 67% कस्टमर आपके ये वाले लोग होने चाहिए। अगर ऐसा इनमें से कुछ भी है तो यू विल बी कॉल्ड एज अ सोशल एंटरप्राइज। और एक बात और समझना, ऊपर लिखा था फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, मतलब है तो ये कंपनी प्रॉफिट वाली, बट इनको भी सोशल एंटरप्राइज मान लिया जाएगा अगर ये सब काम करते हैं तो। अगर ये सब काम करते हैं तो अब एक बात समझ के देखो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक प्रॉफिट एंटरप्राइज है, बट रिलायंस भी तो सर यही वाले काम कर ही रही है। वो बेटा रिलायंस जो काम कर रही है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कर रही है, सीएसआर कर रही है। वो तो उसका 67% रेवेन्यू यहां से थोड़ी आ रहा है, या उसका 67% खर्चा यहां थोड़ी हो रहा है। वो तो चिल्लर 1-2% खर्च कर देते हैं। कितना खर्च कर देते हैं, सिर्फ चिल्लर 1-2% खर्च कर देते हैं। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रख के चलना है कि अगर कोई प्रॉफिट एंटरप्राइज भी है और अगर वो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा कर देती है तो हम उसको भी सोशल एंटरप्राइज मान लेंगे, हम उसको भी सोशल एंटरप्राइज मान लेंगे। और कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज, ट्रेड एसोसिएशन शैल नॉट बी एलिजिबल एज अ सोशल एंटरप्राइज। ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को, इनको हम क्या नहीं मानने वाले, सोशल एंटरप्राइज नहीं मानने वाले हैं। और आगे और क्या बोला हुआ है, सर एनपीओ शैल मैंडेटरी सीक रजिस्ट्रेशन विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेजेस फंड। अब कोई भी एनपीओ कंपनी को अगर यहां से फंड रेज करना है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाउएवर एनपीओ में चूज टू रजिस्टर ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट रेज फंड थ्रू इट। ऐसा हो सकता है आप सिर्फ रजिस्टर हो जाओ, आप फंड रेजिंग नहीं कर रहे, तो ये भी अलाउड है आपको। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो सेबी स्पेसिफाई करेगा एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। और ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बताएगा कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे रजिस्टर हो सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो भी सेबी क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा। तो उसके एडिशन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसमें से क्वेश्चन अगर आया तो बहुत इजीली आप क्या कर लोगे, उसको अपीयर कर लोगे, वरना इसको सेल्फ करोगे तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट जाए, बट अभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बार इसको अच्छे से कवर कर लेना, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।